तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वीडियो के पार्ट 2 में। और हम कर रहे हैं कवर टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस क्लास 10th के। और ये है सोशल साइंस का हिंदी मीडियम, जिसमें हम कवर करेंगे अब आगे के क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की कि उसमें क्या पूछा गया है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषा समूहों के लोगों में सामूहिक संबद्धता यानी कि आपसी जुड़ाव की भावना किस प्रकार विकसित हुई। उदाहरण सहित समझाइए। प्यारे बच्चों, हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, इसलिए बच्चों को हर क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत होती है, तभी वे इसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो इसमें वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने वाले जो प्रतीक थे, जो चिन्ह थे या जो कारक थे, उनके बारे में पूछा गया है। अलग अलग समुदायों के लोग, धर्मों के लोग आपस में जुड़ते चले गए। तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान अलग अलग समुदायों, धर्मों या भाषा समूह के लोगों में सामूहिक जुड़ाव की भावना कई तरह से विकसित हुई। जैसे नंबर 1, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भारत माता का चित्रण, कि कैसे एक चित्रकार ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को एक भारत माता के रूप में दिखाया। और इस प्रकार की छवि से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ और देखते ही देखते लोग राष्ट्रवाद की जो लहर थी उसमें कूद पड़े। तो भारत माता, जब लोगों को ये महसूस होता था कि भारत माता पर कोई आँच आ रही है, भारत माता पर कोई विदेशी ताकत राज कर रही है, तो लोगों का जोश देखते ही बनता था। वास्तव में इस प्रकार का चित्रण अशिक्षित लोगों के लिए भी राष्ट्रवाद से जोड़ने का एक अच्छा ज़रिया बन गया। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, जो लोग शिक्षित नहीं थे, ऐसे चित्र, ऐसे प्रतीक उन लोगों को राष्ट्रवाद से जोड़ने का एक बेहतर साधन साबित हुए। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का भारत माता का चित्रण। दूसरा, लोकगीत और कहानियाँ। गांव-गांव, देहात में लोगों के बीच लोकगीत और कहानियों को गा गा कर सुनाया गया, जिससे लोगों के बीच आपस में अपनेपन की भावना का विकास हुआ और लोग राष्ट्रवाद पे जुड़ते चले गए। नंबर 3, गांधी जी द्वारा भारतीय ध्वज का निर्माण। इस ध्वज से भारतवासी अपने आप को जोड़कर देखने लगे, अपने आप को जुड़ा महसूस करने लगे और उसके बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई। इसके अलावा गांधी जी ने भारत में कई सत्याग्रह भी किए, जिससे भारत में अनेक लोगों के बीच एकता का भाव देखा गया और लोग आपस में जुड़ते चले गए और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलता चला गया। यहाँ पर लिखा है चौथा, खिलाफत असहयोग आंदोलन। ये भी वो आंदोलन था जिसने लोगों के बीच एकता के बीज बो दिए और राष्ट्रवाद की लहर को प्रबल मजबूती प्रदान करी। पांचवा बोलता है सिखों का अकाली आंदोलन। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में लोगों के द्वारा आंदोलन में तेजी आई। इस आंदोलन से अलग अलग धर्मों, समुदायों के लोग आपस में जुड़ते चले गए, उनके बीच सामूहिक अपनेपन का भाव आता चला गया। ऐसा एक आंदोलन था सिखों का अकाली आंदोलन, जो पंजाब में हुआ। छठा जो बिंदु है वो कहता है गांधी महाराज की जय का नारा। धीरे धीरे गांधी जी पूरे देश भर में लोकप्रिय होते जा रहे थे। एक के बाद एक सत्याग्रह ने उनको देश का लोकप्रिय एक नेता बना दिया और लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। चाहे वो बागान मजदूर हो, चाहे छोटे मोटे किसान हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी हो, हर कोई गांधी महाराज की जय का नारा लगाने लगा। तो ये कुछ ऐसे कारक थे जिसने भारत में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए और राष्ट्रवाद को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये पूछता है भूमि निम्नीकरण के विभिन्न कारण क्या हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। तो बच्चों, भूमि निम्नीकरण से अभिप्राय होता है भूमि की क्षति होना, भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जाना। इसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। पहला, वनों की कटाई, जिसमें पेड़ों को बहुत तेज़ी से काटा जाना, जिससे कि वनों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। दूसरा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुओं की चराई। जब मवेशी अत्यधिक घास और अन्य हरी वनस्पतियों का सेवन करते हैं तो उसे अतिचारण कहा जाता है, क्योंकि ये जो मवेशी होते हैं चराई करते समय अक्सर जो पौधों, वनस्पतियों की अंतिम ठूट होती है, सूखे डंठल को भी खा जाते हैं, जिससे कि भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत उखड़ जाती है और वो भूमि निम्नीकरण की श्रेणी में आ जाती है। इसका तीसरा बिंदु है कृषि की पद्धतियाँ। बेटा, इस वैज्ञानिक युग में कृषि की तरह तरह की पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं।
कीटनाशकों, उर्वरकों और नए नए प्रकार के बीजों के प्रयोग ने ज़मीन की उर्वरता को, उसकी प्राकृतिक नमी को, गुणवत्ता और उर्वरता नष्ट हो गई है, जो भूमि निम्नीकरण का एक कारण बना है। चौथा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के विकास ने, लगातार कारखानों के युग ने और पेड़ों की कटाई ने भूमि को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जहां भूमि में सुधार करने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। पांचवा, शहरीकरण। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, नए नए शहर विकसित हो रहे हैं, लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही देखा गया है कि जो वनीय क्षेत्र है, वन आवरण वाले क्षेत्र हैं, उन्हें साफ कर करके वहाँ पर कृषि क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और कई सारी मानव बस्तियों का निर्माण हो रहा है, जिससे भूमि का क्षरण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो ये 5 प्रमुख कारण थे जो भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं हम भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर है वन रोपण या पेड़ पौधों को लगाना। दूसरा, चारागाह भूमि का उचित प्रबंधन करके हम चारागाह के कुछ नियम बनाएं, तभी जाकर हम वास्तव में भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। तीसरा, रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से, ये भी एक तरीका है जिससे भूमि निम्नीकरण को रोका जा सकता है। और चौथा, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन, नियंत्रण और औद्योगिक जल परिष्करण के द्वारा। जो खनन क्रियाएँ हैं और जो औद्योगिक जल को बहाया जाना ज़मीन पर खुले मैदान में, उससे भूमि बंजर हो जाती है। तो इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है ताकि भूमि निम्नीकरण को रोका जा सके, उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है 19वीं शताब्दी के आरंभ में उदारवाद की विचारधारा ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। बेटा, हमने इस बारे में क्लास 9th में भी डिस्कस किया था कि यूरोप में समाज परिवर्तन को लेकर 3 तरह के विचार सामने आए थे, जिनमें उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल्स, ऐसी 3 विचारधारा थी। अगर हम बात करें उदारवाद की, तो यहाँ पूछा है उदारवाद की विचारधारा ने यूरोप को किस तरह प्रभावित किया। तो उदारवाद जो थी विचारधारा, इसने यूरोप पर गहरा प्रभाव डाला। इसने कई तरह के परिवर्तनों को बढ़ावा दिया। वास्तव में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के आगे सभी की समानता, अर्थव्यवस्था में सरकार का सीमित हस्तक्षेप पर बल देता है। साथ ही साथ उदारवाद कुलीन विशेषाधिकार और निरंकुश राजशाही को चुनौती देता है, उसके खात्मे की बात करता है। अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से उदारवाद की, तो इसने संवैधानिकता और प्रतिनिधि सरकार के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया है, कानून के शासन की बात की है और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की वकालत की है। तो यूरोप के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग क्षेत्रों में उदारवाद ने ऐसे विचारों की वकालत की। सामाजिक रूप से देखा जाए तो उदारवाद ने सामंती विशेषाधिकारों के उन्मूलन यानी कि खात्मे की बात की, व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता को बल दिया और मताधिकार के विस्तार के लिए आह्वान को बढ़ावा दिया। आर्थिक रूप में देखा जाए, उदारवाद ने मुक्त बाजार के सिद्धांतों का समर्थन किया है, खुला व्यापार जिसमें कोई रोक टोक ना हो, और वाणिज्य में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की है। सरकार का दखल कम से कम हो, जिससे कि लोग अपना व्यापार को बढ़ा सके, उसे आगे ले जा सकें। कुल मिलाकर उदारवाद की विचारधारा ने जो पारंपरिक संरचना है, जो पारंपरिक ढर्रा है, उसको चुनौती दी है, जिससे 19वीं सदी में अधिक लोकतांत्रिक, समतावादी और आर्थिक रूप से जीवंत यूरोप का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें उदारवाद का जो यूरोप में प्रभाव था उस पर बात की गई थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। और 9 जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। इसमें पूछा गया है कि भारत में महिलाओं को किस प्रकार भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन करें। देखिए बेटा, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज भी महिलाओं को कई तरह के भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। भारत में अगर बात की जाए तो इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे एक, घरेलू हिंसा। आज भी महिलाओं को भारत में कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनको पीटा जाता है, उनका शोषण किया जाता है और उनको पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, यौन उत्पीड़न। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई है। भारत में ऐसे अनेकों यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे हैं, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में कोलकाता में हुई घटना ने इसको और उजागर किया। तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी महिलाओं के लिए एक प्रकार का भेदभाव
और उत्पीड़न का कारण बना है। तीसरा, आर्थिक भेदभाव। बेटा, बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी अधिकांश क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम वेतन पाती है और आज भी उन्हें पुरुषों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। चौथा, शिक्षा में भेदभाव। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो महिला शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते। वे आज भी बेटों की शिक्षा को ज़्यादा अहमियत देते हैं बजाय बेटियों के। तो शिक्षा में आज भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पांचवा बिंदु यहाँ पर है राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव। महिलाओं को अलग अलग निकायों की सरकार में उपयुक्त स्थान, उपयुक्त सीटें नहीं मिल पाती हैं जिसकी वो हकदार हैं। तब तक महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं हो पाएगा जब तक महिलाएं स्वयं राजनीति में नहीं जाएंगी और उनके लिए स्थानों को आरक्षित नहीं किया जाएगा। अगला छठा पॉइंट है शौचालयों की कमी। हम देखें व्यावहारिक रूप से तो महिलाओं के लिए शौचालय की काफ़ी कमी देखी जाती है। हालांकि पुरुषों के लिए जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की भरमार होती है, लेकिन महिलाओं के लिए अगर देखा जाए, इसका अवलोकन किया जाए तो महिलाओं के लिए आज भी उतने शौचालय नहीं है जितने पुरुष समाज के लिए हैं। तो हम देखते हैं गाँव में भी महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, तो शौच की भारी कमी होने के कारण भी महिलाओं को जो उत्पीड़न है वो झेलना पड़ता है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इसने पूछा है कि राजनीति में सांप्रदायिकता विभिन्न रूप ले सकती है। इस संदर्भ में सांप्रदायिकता की व्याख्या कीजिए। वास्तव में सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है हमें समझनी जरूरी है। सांप्रदायिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब एक धर्म विशेष के लोग अपने आप को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगे, तो इससे सांप्रदायिकता की संभावना बढ़ जाती है और सांप्रदायिकता किसी भी समाज के लिए एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इससे समाज में टकराव बढ़ सकता है। वहीं जब ये सांप्रदायिकता राजनीति में सांप्रदायिक जो भाषण है, सांप्रदायिक जो विचारधारा है, उसका बोलबाला भी होता है। कई नेता अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में सांप्रदायिक जो शब्द है उसका यूज़ कर देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में सांप्रदायिकता समाज में झलकती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजनीति में सांप्रदायिकता अलग अलग रूप ले सकती है। इस संदर्भ में सांप्रदायिकता की व्याख्या करिए। तो उत्तर है इसका, विभिन्न रूप ले सकती है सांप्रदायिकता राजनीति में। जैसे नंबर 1, जब किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता शामिल होती है जो एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ बताती है, तो इससे सांप्रदायिकता की सोच को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति गांव से आया है तो हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित नहीं होगा, वो नासमझ होगा, वो ज़्यादा जागरूक नहीं होगा। तो ये वास्तव में हमारी सोच जो है यही पूर्वाग्रह है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही उसे जाने बिना कोई राय बना ले, अपने दिमाग में उसके बारे में कोई चित्रण कर ले, वही सोच पूर्वाग्रह कहलाती है। और ये पूर्वाग्रह कई बार बहुत खतरनाक साबित होती है, क्योंकि इससे एक समुदाय विशेष, एक व्यक्ति विशेष अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगता है। तभी मतभेद और भेदभाव की जो शुरुआत है वो हो जाती है और यही सामाजिक टकराव का कारण बनता है। वास्तव में सांप्रदायिकता की शुरुआत भी इसी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच के कारण होती है, जिसमें एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, जब बहुसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक जिनकी आबादी अधिक है, राज्य की मदद से अन्य समुदायों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। जब एक बहुसंख्यक आबादी के लोग अपने आप को राज्य की सहायता से अपना दबदबा, अपना जो रोब है वो कायम कर लें, तो ये स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी वाले अध्याय में कि कैसे श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग बाकियों पर हावी हो गए थे और वहाँ गृह युद्ध की हालात बन गए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है। इसी भय के कारण वो एक अलग राज्य के गठन की मांग करता है, जवाबी कार्रवाई करता है और इससे कहीं ना कहीं समाज में टकराव की संभावना निरंतर बल पकड़ लेती है, जिससे कि समाज में टुकड़े होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी। लामबंदी होता है लोगों को किसी बात के माध्यम से, किसी भाषण के माध्यम से एक तरफ कर लेना, इसे बोलते हैं लामबंदी। तो यहाँ लिखा हुआ धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी तब होती है जब धार्मिक प्रतीक और नेता किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाने के लिए लोगों से भावनात्मक अपील करते हैं। जैसे हमारे समाज के कई धार्मिक गुरु हैं, संत, मौलवी, महात्मा जैसे लोग हैं, इनकी बातों का समाज के लोगों पर, इनके धर्म विशेष के लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो जब ऐसे लोग अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में कोई ऐसी बात बोल दें जो सांप्रदायिकता के निकट है,
तो उससे कहीं ना कहीं अलग अलग समुदायों के बीच जो टकराव की भावना है उसको बल मिलता है और ये सांप्रदायिकता का एक कारण बनती है। तीसरा, सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिकता का सबसे खराब रूप है। यह राजनीतिक रूप तब प्राप्त करती है जब यह राज्य द्वारा प्रायोजित होती है। देखिए, सांप्रदायिकता की सोच हमारे लिए बहुत भयावह है। किसी भी समाज के टुकड़े करने के लिए इस सांप्रदायिकता का जो जहर है वो काफ़ी है। जब राज्य भी इसमें शामिल हो जाए, किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष की पैरवी करे, तो ये सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और राज्य के टुकड़े तक ही करवा सकती है। चौथा, धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी सांप्रदायिकता का एक और लगातार रूप है। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में एक धर्म के अनुयायियों को एक साथ लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं, भावनात्मक अपील इत्यादि शामिल हैं। वास्तव में भारत में धर्म एक बहुत संवेदनशील विषय है और यहाँ पर देखा जाता है कि धर्म गुरुओं की अपील जो है वो लोगों के बीच बहुत प्रभावी होती है। और जब राजनीति में धर्म को जोड़ा जाता है, धार्मिक विचारों को, धार्मिक प्रतीकों को, धार्मिक चिन्हों को दिखाया जाता है, तो इससे समाज में जो टकराव है, जो सांप्रदायिकता की सोच है, उसको और बढ़ावा मिलता है। लोगों के बीच उकसावे की भावना आती है और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए खतरा है। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 था, इसमें राजनीति में सांप्रदायिकता अलग अलग रूप ले सकती है, इस पर हमने चर्चा की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और अगले क्वेश्चंस के लिए हम देखेंगे पार्ट 3 और उसमें करेंगे डिस्कस हमारे अगले इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।